हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार है। आज हम एक बार पुनः एक नए नोटिफिकेशन के साथ आप सभी विद्यार्थियों के साथ जुड़ रहे हैं और देखेंगे आज के इस नए नोटिफिकेशन में क्या है। तो नया नोटिफिकेशन जिसको कहा जा सकता है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन किस पद को लेकर के है? ये पद है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसे सहायक कृषि अधिकारी के नाम से जाना जाता है। और ये आपके अभी जिसको कह सकते हैं आपके 3 तारीख को ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। आगे इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल जानने की बात करते हैं कि क्या क्या इसकी प्रोसेस है, क्या सिलेबस इसका है, जो देखते हैं। पदनाम, जैसे कि इस पद का क्या नाम है, जिस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका नाम क्या है। तो उत्तराखंड में इसे सहायक कृषि अधिकारी के नाम से जाना जाता है, जैसा कि राजस्थान में भी इसे सहायक कृषि अधिकारी के नाम से ही जाना जाता है। तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, शॉर्ट में इसे AAO के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना आपको, ये पद का नाम है। अगर हम यहां देखें कि ये जो पद है उनका आपके वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, रिजर्वेशन में क्या स्थिति है इसकी। टोटल पद आपके कितने हैं? तो टोटल पद आपके क्या है? 34 पद है, टोटल 34 पद है। आपके सहायक कृषि अधिकारी वर्ग फर्स्ट, ये ध्यान रखना, अराजपत्रित पद है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। SC के 4 पद हैं इसमें, OBC का कोई नहीं है, ST का कोई नहीं है, EWS के 3 है और अनरिजर्व में 27 है। अब अनरिजर्व में 27 है तो इस अनरिजर्व में बाकी के सभी आवेदन कर सकते हैं इसमें, ये ध्यान रखना आपको। तो 27, 3, 30 और 4 34 पद है, ये ध्यान रखना आपको। महिलाओं के लिए 2, 1, 7 और 10, ये ध्यान रखना आपको। तो बाकी आपका ये हॉरिजॉन्टल आपका रिजर्वेशन है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर आप देखेंगे इधर, अगर आप देखना चाहे तो टोटल चॉइस है 21, 22, 23 और 24 और 10 34, टोटल पद आपके पास 34 है, ये ध्यान है, 34। शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो BSc एग्रीकल्चर आप होने चाहिए, यानी कि स्नातक एग्रीकल्चर से होने चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि स्नातकोत्तर आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखना आपको, ठीक है। एग्रीकल्चर से आपकी स्नातक होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। आपके BSc एग्रीकल्चर आप हो, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा कुछ और योग्यताएं क्या है? प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये जिसको कह सकते हैं आपके, ये तो अनिवार्य है, ये तो होनी चाहिए। अगर ये किसी के पास हो तो ये आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, बाकी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको। ये अनिवार्य है, ये होनी ही चाहिए। वेतनमान कितना है? तो 44,900 से लेकर के 1,42,400, ये इसकी बेसिक पे है, ये ध्यान रखना। आजकल आपको पता है कि वेतन आयोग जो लगते थे उसकी जगह पर आजकल क्या कर दिया, जो आपके लगती थी जिसको कह सकते पे ग्रेड होता था पहले, पे ग्रेड की जगह आजकल क्या कर दिया, जिसको कह सकते हैं मैट्रिक्स लेवल आ गया। तो ये L7 मैट्रिक लेवल की है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एज कितनी है? 21 से लेकर के 42 वर्ष तक की इसकी उम्र है। और राज्य सरकार के आदेशानुसार या राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार जो कुछ छूट है वो अलग है। पद कैसा है? तो पद आपका अराजपत्रित है, ये ध्यान रखना, नॉन गजेटेड है, अस्थायी है। तो सभी वैकेंसी पहले अस्थायी होती है, बाद में प्रोबेशन के बाद स्थायी होती है। अंशदायी पेंशन युक्त, जिसको कह सकते हैं पार्सली, जिसको कह सकते हैं आपके पेंशन आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अंशदायी पेंशन युक्त जिसको कह सकते हैं आपकी स्कीम है। आवेदन की पात्रता क्या है? तो इसकी पात्रता में ध्यान रखना, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती है तो निम्नलिखित अनिवार्य और वांछनीय योग्यताओं में से एक होनी चाहिए, इनमें से कोई एक। कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, ये ध्यान रखना। पहला देखो, पहली है, अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।
यानी कि सबसे अच्छा तरीका आप उत्तराखंड में जो आपका एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस होता है वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो, सबसे अच्छा तो ये है। तो ध्यान रखना, अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में, जहां आप कोई या तो कोई कार्य करते हो या कोई सर्विस कर रहे हो या कुछ और हो, तो वहां आपके आवेदन प्राप्ति तक अंतिम तिथि तक आपका पंजीकरण हुआ हो, या आप उत्तराखंड के जो आपके रोजगार कार्यालय वहां भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगला है, अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारी हो, या तो ये हो या आपके पास उत्तराखंड का मूल निवास हो, यानी कि आप उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या करें? तो एक और उपाय है आपके पास, तीसरा, अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। आप उत्तराखंड राज्य के नहीं हैं, लेकिन आपने 10th या 12th अगर उत्तराखंड से की है तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। 3 कंडीशन से, या तो आपने वहां के रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, या आप उत्तराखंड के मूल निवासी हो, या आपने 10th और 12th पास किया हो। इसका मतलब एक चीज निश्चित है, कहीं ना कहीं मूल निवासी पर ज्यादा जोर दिया गया है कि उत्तराखंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रायोरिटी, क्योंकि ऐसा अमूमन नहीं होता, क्योंकि कोई बाहर का स्टूडेंट अमूमन वहां से 10th और 12th नहीं करेगा। जैसे मैं कहूं, मैं 10th और 12th उत्तराखंड से क्यों करूंगा? इन केस मेरे मदर फादर अगर उत्तराखंड में कोई सर्विस करते हो तो मैं 10th और 12th कर सकता हूं। ये ध्यान रखना आपको, तो ये ध्यान रखना है आपको यहां पर। अब कुछ विद्यार्थी पूछेंगे कि सर अदर स्टेट के आवेदन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये शर्तें आपके ऊपर है। या तो आप उत्तराखंड के वहां रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो, या आपने वहां से 10th और 12th पास किया तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। ये कुछ जिसको कह सकते हैं आपके क्या है, शर्तें हैं यहां पर, कि यहां एक आदेश निकला है 2011 में, उसके अनुसार व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है। कोई व्यक्ति पहले से ही राज्य की सेवाओं में अगर है, किंतु उस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने का इच्छुक है, अगर इसमें आवेदन करना चाहता है, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को आपके क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, जो पहले से वहां सर्विस है तो उसे आपके आवेदन करवाने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके क्या है, इसके लिए एलिजिबल है। ये ध्यान रखना, आपको आवेदन कर सकता है। एक और 2015 में नोटिफिकेशन निकला के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत केवल उत्तराखंड राज्य की सेवाएं सम्मिलित है इसमें, यानी कि सेंट्रल की सेवाएं शामिल नहीं है। ऐसा नहीं हो कि जिसको कह सकते हैं केंद्र सरकार का कोई जवान, जिसको कह सकते हैं CISF में है और वो उत्तराखंड में पोस्टेड है, वो आवेदन कर सकता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। उत्तराखंड की जो लोकल जो सर्विसेज है, राज्य सरकार की सेवाएं हैं, उन सेवाओं में आपके सम्मिलित है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। वही अगर आप ऑलरेडी उत्तराखंड की सेवाओं में सर्विस कर रहे हैं और आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये ध्यान रख, केंद्र की सेवाएं इसमें शामिल नहीं है। 2011 में अलग था, फिर 2015 में इसे रिवाइज किया गया। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य की सेवाओं के इतर यानी अलग अन्य सेवाओं में कार्यरत है, अपने विभाग से सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। दूसरी सेवाओं में है, वहां से आपका क्या लेना पड़ेगा, सर्विस सर्टिफिकेट, और सर्विस सर्टिफिकेट लेकर के सेवा योजन जो कार्यालय उसमें पंजीकरण करवाना पड़ेगा। उपयुक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखंड राज्य में सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबंधिक रूप से अहर्त किया जाएगा कि वह इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना संबंधित सेवा योजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशयों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पे ही अभ्यर्थियों को अहर्त माना जाएगा। कुल मिलाकर के आपको वहां का सेवा योजन जो कार्यालय उसमें पंजीकरण करवाना है। अगर इन सर्विस है
और अमूमन इन सर्विस व्यक्ति यहाँ पर क्या करेगा सर्विस में। अगला जो नोटिफिकेशन में आपके क्या है, यहाँ देखिएगा, शासन के पत्रांक 2012 के अनुसार जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखंड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है, उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र का सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के लिए समतुल्य माना जाएगा। यह आर्मी से रिलेटेड मामला है। वैकेंसीज के बारे में है कि वैकेंसी घटाई और बढ़ाई जा सकती है, तो ये राज्य सरकार का सविवेक है, वो घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। एग्जाम इंस्ट्रक्शन क्या है, आपके 3 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया, आवेदन 5 अक्टूबर से आपके आवेदन शुरू होंगे, अंतिम तिथि 5 नवंबर है। करेक्शन 9 से लेकर के 11 नवंबर तक आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का अनुमानित समय और तिथि नवंबर 2023, जो कि अपने आप में थोड़ा सा अनजस्टिसफुल लगता है कि आप नवंबर में तो क्या करवा रहे हैं, 16 नवंबर तक तो आप करेक्शन करवा रहे हैं और नवंबर में एग्जाम करवा लेंगे। निजी विचार है, लगता नहीं है। बाकी भविष्य की गर्त में क्या छुपा हुआ है, नए नोटिफिकेशन में पता लगेगा। हाँ, पाठ्यक्रम क्या है, तो ध्यान रखना यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 के 100 क्वेश्चन किससे संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। सर उत्तराखंड का क्या पूछेगा, उत्तराखंड की कुछ एग्रीकल्चर से विशेष चीजें पूछेगा, वो आपको ध्यान रखना है। टोटल 100 क्वेश्चन और टोटल 100 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ये ध्यान रखना आपको। सिलेबस में देखो विशेष रूप से एग्रोनॉमी, इसे हम सस्य विज्ञान कहते हैं। क्या क्या आपने सभी ने देखा होगा, सभी ने पढ़ा होगा। डेफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, क्या है एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप्स का वर्गीकरण, जो हमारे जैसे कौन सी आपके शुगर क्रॉप्स है, कौन सी फाइबर क्रॉप्स है, कौन सी केस क्रॉप्स है, कौन सी स्टिमुलेंट क्रॉप है, ये आपके क्लासिफिकेशन आता है फील्ड क्रॉप का। जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कुछ क्रॉप्स का जब हम प्रोडक्शन लेते हैं किसी फसल का, तो उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। उसको कैसी जलवायु चाहिए, मृदा कैसी हो, सोइल की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, सीड क्या हो, सोइंग कब की जाए, भू परिष्करण, वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड स्टोरेज, ये आपको अलग अलग क्रॉप्स के लिए ये हमें पता होना चाहिए। मिक्स्ड एंड इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, आपका मिश्रित फसल क्या होती है, और आपके जिसको कह सकते हैं अंतरासस्यन क्या होती है। खाद और उर्वरक क्या है। कल्टीवेशन ऑफ कॉमन क्रॉप्स, कल्टीवेशन ऑफ कॉमन क्रॉप जो सामान्य क्रॉप्स है, जिसमें जैसे सीरियल क्रॉप्स में पेडी, धान, मक्का, गेहूं, बार्ले, ओट, जई, सोरघम, जवार, पर्ल मिलेट, आपका बाजरा, फिंगर मिलेट, रागी, रागी को इन्होंने अलग से स्पेशल रूप से मेंशन किया है, ये ध्यान रखना। फिर आगे है ऑयल सीड क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स में जैसे रेपसीड एंड मस्टर्ड है, लिनसीड अलसी है, सूरजमुखी है। पल्सेज क्रॉप्स में जैसे चिकपी, चिकपी का मतलब होता है चना, फील्ड पी है, मटर है, लेंटिल है, मसूर है, राजमा है। चारे वाली फसलों में जैसे जई, बरसीम, रिजगा। केस क्रॉप में आलू, गन्ना। रिकमेंडेड वेराइटीज, इनकी क्या क्या चाहिए, वेराइटी हो, सीड रेट हो, टाइम एंड मेथड ऑफ शोइंग, इरिगेशन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, वीड कंट्रोल, इंसेक्ट एंड पेस्ट डिजीज, हार्वेस्टिंग क्या है, प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण, वाटर रिक्वायरमेंट, जल मांग क्या है, मेजरमेंट ऑफ वाटर डिस्चार्ज, जल आपको जो वाटर डिस्चार्ज होता है उसको कैसे मापा जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ लॉस वाटर, जल की हानि कैसे होती है सिंचाई में, डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन, जैसे फ्लड है जो खुला जल छोड़ते हैं अपन, बेसिन है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है, स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन है। डिसएडवांटेज ऑफ एक्सिस मॉइस्चर, अतिरिक्त मॉइस्चर के डिसएडवांटेज क्या है, ये है इंपॉर्टेंट आपके। करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विथ दिस टॉपिक्स, इस एग्रोनॉमी में करंट में क्या हुआ, कुछ करंट में नया अपडेट हुआ, कुछ करंट में क्या स्कीम्स आई, वो आपके ध्यान रखना है। हॉर्टिकल्चर में ऐसा बेसिक हॉर्टिकल्चर है,
तो स्टडी ऑफ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेज पीओपी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज क्या है, विभिन्न प्रकार की वेजिटेबल क्रॉप्स में आलू, ब्रिंजल, चिली, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ऑनियन, ओकरा, रेडिश, कैरोट एंड पी, कुकर बीट्स, स्वीट पोटैटो, फ्रूट क्रॉप्स। फ्रूट में फलों में क्या क्या है, मैंगो, बनाना, सिट्रस, पपाया, गवावा, ग्रेप्स, लीची, एप्पल, पियर, पीच, एप्रिकोट, ये ड्राई फ्रूट्स हैं। आमंड, कीवी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी। प्लांटेशन क्रॉप्स में जैसे कासवनट, काजू है, चाय है, कॉफ़ी है। फ्लावर्स में जैसे ग्लेडियोलस है, क्राइसेंथेमम है, गेंदा है, रोज, लिली, ट्यूलिप, मैप, आपके रावुल्फिया, ईशबगोल, एलोवेरा, ये मेडिसिनल प्लांट में है। सनाई, लेमन ग्रास, आपके वेटिवर ग्रास, जिसको हम आपके खसखस कहते हैं, वेटिवर ग्रास, आपके सिट्रोनेला। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर के बारे में, परागण प्रोपोगेशन क्या है, एंड रूट स्टॉक मैनेजमेंट, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, देयर प्रोडक्शन, नर्सरी मैनेजमेंट क्या है, वैल्यू एडिशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है, ये ध्यान रखना आपको। फिर करंट, आपके हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ करंट्स है उनके बारे में पूछा है। अगला है सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो यहां पर क्या है, सोइल क्या है, इसका ऑर्गेनिज्म और क्लासिफिकेशन, लोमी सोइल, सिल्ट, क्ले, सैंडी लोम, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, आपके मृदा का जिसको कह सकते हैं भौतिक और आपके रासायनिक गुण क्या हैं, सोइल प्रोफाइल क्या है, इसका कंपोजिशन कैसा होता है, हेल्थ इंप्रूवमेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस साइकिल, आपकी नाइट्रोजन, कार्बन और आपके हाइड्रोजन जो फास्फोरस साइकिल है, इसके बारे में। मृदा पीएच क्या है, ईसी क्या होती है, आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, आवश्यक पोषक तत्व, जो 17 पोषक तत्व है, इनमें से एनपीके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, आपके जैविक और अजैविक उर्वरक, देयर अफेक्ट्स ऑन सॉइल एंड एप्लीकेशन मेथड्स, इनका क्या प्रभाव है मृदा पर और किस प्रकार से इनका यूज किया जा सकता है। फार्म यार्ड मेन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मेन्योर, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, समस्याग्रस्त मृदाएं एंड देयर मैनेजमेंट, सोइल फॉर्मेशन ऑन द बेसिस स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, मृदा की संरचना और कणाकार, सोइल इरोजन, मृदा का क्षरण, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आईपीएम, और इसका सोइल साइंस से रिलेटेड करंट आपको ध्यान रखना है। प्लांट प्रोटेक्शन, तो बेसिकली आप यहां क्या दे सकते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन में विशेष रूप से आप क्या देख सकते हैं, डिजीज वगैरह देखेंगे, ध्यान रखना। तो यहां पर इंसेक्ट्स की एनाटोमी, इंसेक्ट क्या है तो एंटोमोलॉजी, उसकी मोर्फोलॉजी क्या है, उसका पाचन तंत्र कैसा है, उसका आपके एक्सक्रीटरी जो सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्शन क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम। जर्नल इंट्रोडक्शन टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा समुदाय की सामान्य जानकारी चाहिए। और इंसेक्ट जो वर्ग है, इंसेक्टा सबसे बड़ा वर्ग है, उसकी स्टोरेज ग्रेन पेस्ट, जो भंडारण में जो कीट लगते हैं उनकी जानकारी, एंड और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन है, रेशम कीट पालन है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, हमारे क्रॉप्स में लगने वाली जो डिजीज है उनका वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू कोज, कारण के अनुसार, ओक्यूरेंस, वो कैसे पैदा होते हैं विशेष रूप से। पैथोजेंस, प्लांट पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, फंजाई में एल्बुगो, जैसे आपके होता है एल्बुगो कैंडिडा, एरिसाइपी, अस्टिलेगो, क्लेविसेप्स एंड पक्सिनिया। कहने का मतलब फंगस में इन्होंने पर्टिकुलर क्राइटेरिया दे दिया कि ये 5 फंगस है, इन्हीं पर हम क्वेश्चन पूछेंगे। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा रोग है और इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे। कुछ जेनेरा दे रखे, फाइटोप्थेरा है, आपके पेरोनोस्पोरा है, ये समुदाय है आपके अलग अलग, स्केलोरोस्पोरा है, अस्टिलेगो है, आपके स्पेलेक्टोसिया है, आपके टोलिस्पोरियम है, मेलेम्प्सोरा है, अल्टरनेरिया है, सर्कोस्पोरा है, फ्यूजेरियम है फंगस में, हेलमिंथोस्पोरियम स्पेसीज है, पायरिकुलेरिया है, राइजोक्टोनिया है, एंड कोलेटोट्राइकम, जेंथोमोनास, सूडोमोनास, आपके इनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद में कुछ जर्नल इंट्रोडक्शन है आपका पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स में क्या, जितने भी रसायन आते हैं वो पेस्टिसाइड्स में
देयर फॉर्मेशन एंड फॉर्मुलेशन एंड एप्लीकेशन, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और डिजीज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज और इनके बारे में करंट। तो कुल मिलाकर के एंटो और पैथो का एक बड़ा पार्ट इन्होंने दिया है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट, अब यहाँ पर अगर मैं इसे सीधे से समझाऊं क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की बात की गई है। ये ध्यान रखना कि जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या है। जैसे मेंडल का नियम दे दिया इसने, क्रोमोसोमल थ्योरी दे दी, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर दे दिया। ये तो ऊपर वाले पार्ट में तो जिसको कह सकते हैं बेसिकली जेनेटिक्स है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखिएगा ये विटामिन के बारे में दे दिया। आगे चलेंगे तो कुछ आपके यहाँ देखिएगा वर्नेलाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट्स, रिलेशन टू ब्रीडिंग टेक्निक्स, यानी कि ब्रीडिंग की टेक्निक्स के माध्यम से किस प्रकार हम सीड का डेवलपमेंट करते हैं उसके बारे में दे रखे। सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन के बारे में दे रखा होगा। यहाँ पर ब्रीडिंग, क्रॉस और सेल्फ पोलिनेशन है। ये आपके कुछ पिडिग्री मेथड्स हैं, बल्क, बैक क्रॉस मेथड वगैरह, ये ध्यान रखना आपको। प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन। एनिमल साइंस में अगर बात करें तो ये क्या है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। चाहे वो आपके क्या हो, मेजर ब्रीड्स, काऊ है, बफेलो, गोट, शिप, पोल्ट्री एंड पिग। फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ काऊ, बफेलो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मिल्क काऊ एंड बफेलो, बुल्स एंड बुल्स। प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग वेरियस क्लासेज ऑफ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, इनका पोषण प्रबंध कैसा है। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, कॉमन मेडिसिन है। तो आपके जो चलता है नॉर्मली जो है एनिमल हस्बेंड्री उसके बारे में वही है एनिमल हस्बेंड्री पूरी की पूरी। या थोड़ा सा अगर आप आगे देखेंगे तो कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा हो सकती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जैसे अगर आप याद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमन फीड, जो हम भोजन देते हैं पशुओं को, एंड फोडर्स, लो कॉस्ट बैलेंस फीड्स, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन वैल्यू ऑफ फीड, प्रोसेसिंग मेथड ऑफ एनिमल फीड स्टफ्स, प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क फॉर फिल्ट्रेशन, क्लेरिफिकेशन, आपके बैक्टोफंगसन और स्टैंडर्डाइजेशन, होमोजिनेशन, क्रीम सेपरेशन, अलग करने वाला जो पार्ट है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, वैल्यू एडिशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे दूध से हमने पनीर बनाया तो आपके क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गई इसकी। छेना, घी, खोवा, दही, क्रीम, बटर, आइसक्रीम, आपके कंडेंस्ड मिल्क है, मिल्क पाउडर है, चीज है। करंट जर्नल नॉलेज आपके एनिमल हस्बेंड्री का है, ये ध्यान रखना आपको। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें बेसिकली आपके जिसको कह सकते हैं टिलेज वगैरह वाला पार्ट बेसिकली ज़्यादा है, ये ध्यान रखना आपको। टाइप ऑफ आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील के प्रकार। वुड, प्लास्टिक एंड टिन यूज्ड इन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कृषि उपकरणों में इनका क्या यूज है, एंड देयर फॉर्म, प्रॉपर्टीज। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लो, अलग अलग जो है, इंडिजीनियस देसी हल, चीजल प्लो है, रोटरी है, एंड डिस्क प्लो। देयर मैनेजमेंट एंड कॉस्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस जगह से कि डिस्क प्लो का डिस्क एंगल या डिस्क प्लो का टिल्ट एंगल कितना होता है, एंड कॉस्ट। सिलेक्शन ऑफ प्राइम मूवर्स, वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेज, डिस्चार्ज, कमांड एरिया, कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सिस्टम, सोइल प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्लोइंग, नीड फॉर टिलेज। काइंड ऑफ टिलेज कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंड। मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन थ्रो बेल्ट्स, पुलीज एंड गियर्स, ईसी इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर्स, एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रैक्टर एंड देयर फंक्शंस सच एज स्टीयरिंग, क्लच, ट्रांसमिशन, गियर्स, डिफरेंट एंड फिनल ड्राइव्स। यानी कि सामान्य जानकारी इंजन की सामान्य जानकारी है, और इसका आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जनरल नॉलेज। ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स है, कृषि अर्थशास्त्र क्या है और कृषि विस्तार क्या है। तो हमारे यहाँ पर कुछ जिसको कह सकते हैं जो आपकी योजनाएं हैं वो आपके इसी में आती है, ये ध्यान रखना। जैसे 5 ईयर प्लानिंग आपको यहाँ पर दे देगा, एक्सटेंशन, टीचिंग एंड लर्निंग है। यहाँ पर आपके जिसको कह सकते हैं जो एक अच्छा जो नेतृत्व करता है उसके क्या करैक्टर्स वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में आपके ये आपको ध्यान रखना है। लॉ ऑफ डिमांड, ये आपके उसमें चला जाता है जिसको कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, ठीक है। बाकी यहाँ देख लीजिएगा सारा एक्सटेंशन का मेजर पार्ट है। आत्मा, FSB, ATIC, ITK, KVK, PM किसान सम्मान निधि एंड PM किसान समृद्धि केंद्र,
ये आपके अभी जो करंट का है ये अपने आप में ये ऐड किया इन्होंने। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स छोटा सा पार्ट है, इसमें विशेष रूप से मीन, मोड और मीडियन, मीन, मोड और मीडियन, ट्रिपल एम देखना है इसमें। मीन एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान है मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वेटेड रेंज, आपके क्वार्टाइल डेविएशन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो छोटा सा आपको इकोनॉमिक्स में हर जगह पूछा जाता है डब्ल्यू में, बस ये ट्रिपल एम अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, सेंट्रल टेंडेंसी का अगर पता है तो आपके यहां से मामला निकल जाएगा। फिर ये लोकल, अब उत्तराखंड की क्या है एग्रीकल्चर, उत्तराखंड की एग्रीकल्चर में क्या फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के एग्रो क्लाइमेट जोन्स है, देयर एट्रीब्यूट्स, मेजर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक, वहां का आपका प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक की पता होना चाहिए। सोइल टाइप वहां की, लैंड यूज कैसा है, फॉरेस्ट कवर है, वाटर रिजीम है, इरिगेशन स्टेटस क्या है, सूखा, फ्लड, रेनफेड एरिया एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, फिशरीज, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, वाटर हार्वेस्ट टेक्निक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, हिल एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लाइक इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो उत्तराखंड को लेकर के पर्टिकुलर इन्होंने जोर दिया है। फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन, मशरूम कल्टीवेशन उत्तराखंड क्षेत्र में, और उत्तराखंड का कुछ आपके जिसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर में करंट में क्या है, तो ये जिसको कह सकते हैं आपका उत्तराखंड डब्ल्यू को देखिएगा। सिलेबस बहुत क्लियरली क्लेरिफिकेशन है सिलेबस में, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कुछ नई और नई अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।